Welcome to my YouTube channel Safal Education. Today we are going to discuss about वेक्टर एनालिसिस, है ना। शायद आज लेक्चर कौन सा है? थर्ड, फोर्थ। तो हम लोग कुछ जोड़ना सीख रहे थे, वेक्टरों का जोड़ना, है ना, एडिशन और वेक्टर। तो सबसे पहले एक तरीका हम लोगों ने क्या सीखा कि एक तो ज्यामितीय विधि होती है, इसमें हमने दो तरीके सीखे थे। एक तो होती है हमारी ज्यामितीय विधि, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राफीय विधि। और एक हमारे पास है विश्लेषणात्मक विधि। तो इसके अंतर्गत पहले हमने एक सीखा त्रिभुज विधि। इसके अंतर्गत पहले हमने ज्यामितीय विधि के अंतर्गत पहले इसके अंतर्गत सीख लेते हैं सारे त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि में हमने ये बताया था कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस तरीके से लिया, ठीक है, आज हम बिल्कुल उसी तरीके से दर्शा दे रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए की दिशा इस अक्ष में है और बी की दिशा ऊपर की ओर है। तो इनको जोड़ना है तो सिंपल सा ऐसे ही जोड़ दीजिए। क्या करते थे, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर की पूंछ शुरू करेंगे, तो ए वेक्टर प्लस ये वाला बी वेक्टर। अब पहले वेक्टर के पूंछ से अंतिम वेक्टर का शीर्ष जोड़ दीजिए, यही करेंगे। इसे नाम दे दिया हमने आर वेक्टर। तो हम यहां से देखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? यहीं पर एक और बात समझ लें कि अगर दो वेक्टर हैं, है ना, दो वेक्टर इस तरीके के हैं कि उनके परिमाण और सदिश आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दो वेक्टर इस आधार पे हैं कि जिनके परिमाण और दिशा आपस में बराबर है। ए वेक्टर की दिशा इधर दिखाई, बी वेक्टर की दिशा इधर दिखाई। क्लियर? ए वेक्टर की दिशा इधर दिखाई, बी वेक्टर की दिशा इधर दिखाई। अगर हम ये कहें यहां से कि इसे हम नाम दे दें बी वेक्टर और इसे हम नाम दे दें ए वेक्टर। क्लियर? तो ये कितना, इसे हम नाम दे दें आर डैश वेक्टर। तो क्या कहेंगे, आर डैश वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर है ना? तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास जो सदिश हैं उनके परिमाण और दिशाएं बराबर हैं, उनके परिमाण और दिशाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन कर जाएंगे। देखिए यहां से आर ये का यहां से फाइंड आउट हो रहा है। अगर हम दोनों त्रिभुज को गौर से देखें कि आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर, दोनों त्रिभुज को अगर गौर से देखो तो क्या निकला, आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। अगर ए वेक्टर यानी कि जो हमारे पास वेक्टर हैं उनके परिमाण और सदिश बराबर हैं, अगर ये वाला ए वेक्टर इस वाले बी वेक्टर के बराबर है और दिशा में भी समान है, ये वाला बी वेक्टर इस वाले के ए वेक्टर के समान है, परिमाण में भी और दिशा में भी, तो इनका जो परिणामी होगा वो भी समान होगा। अगर परिणामी समान होगा, कहने मतलब आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। कब ऐसा संभव है, तब ऐसा संभव होगा जब हमारे पास दो ऐसे वेक्टर होंगे जिनके परिमाण और सदिश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो ऐसे होंगे जिनके परिमाण और सदिश आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे ए वेक्टर, इस ए वेक्टर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर इस वाले में चेक करें तो बी वेक्टर, इस वाले बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ देखें तो ए वेक्टर। अगर ऐसा है कि दो सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं आपस में बराबर हैं तो उनका परिणामी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और आर डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी प्लस ए। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना, कि 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = भी 5। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है, त्रिभुज नियम में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, किस नियम का पालन होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। ठीक है, और यही चीज देखिए लिखी भी है, यदि दो राशियों के परिमाण व दिशा बराबर हों तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज विधि पढ़ी थी। त्रिभुज विधि के बाद कौन सी है ना, ये भी बिल्कुल त्रिभुज की तरीके से ही है। ग्राफीय विधि में एक हम पढ़ चुके हैं, इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज नियम या विधि, समांतर चतुर्भुज विधि, है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की मीनिंग बड़ी बड़ा है, पैरेललोग्राम मेथड, है ना, पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो हमारे पास, हम इसी तरीके सब कुछ हमको लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने दिखा रखा है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ठीक है, जिनके बीच कोण थीटा है और यह एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, है ना, एक समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का मतलब जानते हो, हाँ, गलत बात। ये जैसे कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजाएं हैं, नहीं दिख रहा, ये चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके आसन्न है। जो भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जो दो भुजाएं, सिर्फ दो ही जुड़ सकती हैं, कोई भी आकृति बनाओगे दो ही तो जुड़ सकती हैं, या तो ये वाली जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, या ये जोड़ लो। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए और बी आसन्न है, बी और सी आसन्न है, सी और डी आसन्न है, और डी और ए आसन्न है। ये सब क्या है, आसन्न भुजाएं। बात समझ में कुछ आ रही है? तो हमने क्या लिखा इसमें, समांतर चतुर्भुज विधि, यदि हमारे पास दो ऐसे सदिश हैं जो दोनों सदिश एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के रूप में हों और उनके बीच कोण थीटा है ना, चाहे कोण नहीं भी दिया गया होगा, क्योंकि शायद हम ज्यामितीय विधि कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक विधि में इसी में कोण थीटा मानना पड़ता है। तो क्या होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होनी चाहिए, है ना। तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, एक तो वेक्टर आपके पास ये होगा और एक वेक्टर आपके पास ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको समांतर चतुर्भुज बनाना है भाई। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, तो हमने वेक्टर को उस रूप में दिखाया। अगर हम वेक्टर को इस रूप में दिखाएं तो हम यहाँ पर ये ए वेक्टर, है ना, यही बनवा लें, ये ए वेक्टर, क्लियर, ये वाला बी वेक्टर, है ना, हमारे पास। अच्छा, ये होता है समांतर चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 4, वेक्टर कितने हैं, 2, तो 2 हमको काल्पनिक भुजाएं लेनी पड़ेंगी। तो डॉटेड से, अपनी काल्पनिक डॉटेड से दिखाते हैं, तो हमने डॉटेड से दिखा दिया। क्लियर, बात समझ में आ रही। ये ए है, ये वेक्टर बी है, तो होगा क्या, जो योग होगा, ये क्या है, विकर्ण। ये भुजा है, जानते हैं ना, आधार है, ये इसकी आसन्न भुजा है, आर वेक्टर क्या है, विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज विधि में
अगर दो सदिश हमारे पास ऐसे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बनाते हों, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टरों के बीच, इन दोनों वेक्टर यानी सदिश, इन दोनों सदिशों के बीच जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, जो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, विकर्ण होगा, है ना, वो समांतर चतुर्भुज के योग को दिखाएगा। योग किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। बात समझ में आई। अब देखिए योग कैसे विकर्ण के बराबर होगा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या ए प्लस बी बराबर आर होगा। यहां से ये ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, तो बताएं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर हो जाएगा, नहीं होगा ना, लेकिन होगा। देखिए ये वाला बी वेक्टर, पैरेललोग्राम जानते हो ना, समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब ये भी बी वेक्टर। क्लियर। ये ए वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है बी वेक्टर, तो ए प्लस बी का मान आर के बराबर होगा, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज नियम में क्या होता है कि जो आसन्न भुजाएं होंगी उनके बीच बनने वाला विकर्ण, आसन्न भुजाओं के बीच बनने वाला विकर्ण देखेंगे, एक विकर्ण तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला विकर्ण नहीं लेंगे, दोनों आसन्न भुजाओं के बीच से जाने वाला विकर्ण, है ना, उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। ये कौन सी विधि है, समांतर चतुर्भुज विधि। ये विधि भी क्या है, त्रिभुज विधि पर ही आधारित है एक तरीके से। देखिए बना तो त्रिभुज ये ए बी और आर है, केवल समांतर चतुर्भुज उसको बाद में नाम दिया गया, तो समांतर चतुर्भुज नियम। बात कुछ क्लियर हुई। हाँ आगे बढ़े, फिर से कुछ बताना है, कोई जरूरत नहीं है ना। समांतर चतुर्भुज विधि में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों सदिश होंगे वो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बना रहे हों, आसन्न भुजाएं, ऐसा नहीं ए वेक्टर यहां ले लो बी यहां ले लो, ऐसा नहीं। ए वेक्टर ये है, इसकी दो आसन्न भुजाएं हो सकती हैं, या तो ये या ये, समझ रहे हो। तो हमने ए वेक्टर ये का, बी वेक्टर इसे कह ले, अगर हम यही बी वेक्टर कह लेते तो त्रिभुज ही बन जाता, फिर हमको इनकी जरूरत क्या थी, नहीं तो हम इतना समझाते क्यों। अगर हम ए वेक्टर ये कहें बी ये कह लेते तो त्रिभुज नहीं बन गया था। हमने ए ये का बी ये कहा तो आसन्न भुजाएं बनी और समांतर चतुर्भुज भी बना। तो यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बना रहे हों तो इन दोनों सदिशों के बीच से जाने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अगर ये बी है तो इसके ये समांतर, तो ये भी बी, अगर ये बी है तो ये इसके समांतर ये भी बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर हो गया, तो वही लिखा। इसके बाद क्या है, अब शायद होगा बहुभुज नियम, है ना। नंबर 3 बहुभुज विधि। बहुभुज विधि पॉलीगॉन मेथड। बहुभुज विधि, ठीक। पॉली का मतलब जानते हो ना, बहु होता है, बहुत, है ना, पॉली, है ना। तो बहुभुज विधि भी एक तरीके से है त्रिभुज विधि पर ही आधारित। मेन आपको त्रिभुज विधि ही सीखना है, अगर हकीकत देखें तो सब कुछ उसी में। बहुभुज विधि मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजाएं। ऐसा योग करेंगे ज्यामितीय ग्राफीय विधि के तहत, ऐसा योग करेंगे जिसमें बहुत भुजाएं होंगी। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, पहले सदिश का, पहले सदिश के शीर्ष से, पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ जोड़ देंगे, फिर दूसरे सदिश के शीर्ष से तीसरे सदिश की पूंछ जोड़ देंगे, ठीक। फिर तीसरे सदिश के शीर्ष से चौथे सदिश की पूंछ जोड़ देंगे, ठीक। फिर चौथे सदिश के शीर्ष से
पांचवें सदिश की पूंछ जोड़ देंगे। ठीक, और इस प्रकार करते चले जाएं जहां तक मन हो। अंत में क्या करेंगे, पहले सदिश के पूंछ से, अंत में पहले सदिश की पूंछ से अंतिम सदिश का शीर्ष जोड़ देंगे और ये होगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर, मतलब 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर, आर वेक्टर बराबर। अगर हम यहाँ पर आर वेक्टर की बात करें तो हम इनको अगर हम नाम दे दें, जैसे ए वेक्टर, इसको नाम दे दें हम बी वेक्टर, इसको नाम दे दें सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बहुभुज विधि में क्या करेंगे कि सभी सिर्फ लिखने का तरीका आपके पास होगा। अगर किसी भी, ये बात समझिए, अगर कहीं ये समझ में आई बात, क्या है, पहले वेक्टर का, पहले वेक्टर बनाएंगे, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर की पूंछ जोड़ेंगे, फिर दूसरे वेक्टर के शीर्ष से तीसरे वेक्टर की पूंछ जोड़ेंगे, फिर तीसरे वेक्टर के शीर्ष से चौथे वेक्टर की पूंछ जोड़ेंगे, फिर चौथे वेक्टर के शीर्ष से पांचवें वेक्टर की पूंछ जोड़ेंगे और इस प्रकार करते चले आएंगे। फिर अंतिम वेक्टर जब आ जाएगा तो पहले वेक्टर की पूंछ से पूंछ को जोड़ेंगे और अंतिम वेक्टर के शीर्ष से शीर्ष को जोड़ेंगे। क्लियर? और इस तरीके से करेंगे तो हमको परिणाम ही प्राप्त होगा। अगर यहीं ध्यान देना, अगर यहीं पर ऐसा बना हो, पहले वेक्टर की पूंछ से, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर की पूंछ जोड़ी गई, लेकिन दूसरे वेक्टर के शीर्ष से, दूसरे वेक्टर के शीर्ष से तीसरे वेक्टर का शीर्ष ही जोड़ दिया गया धोखे से। ठीक, बात समझ में आई कि पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर का पूंछ जोड़ी गई और दूसरे वेक्टर के शीर्ष से तीसरे वेक्टर की शीर्ष जोड़ दिया गया। पूंछ जोड़ना था, शीर्ष जोड़ दिया, तो ये सी वेक्टर कहां तब्दील हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर में। ये सी वेक्टर कहां तब्दील हो जाएगा, माइनस सी में। तो यहां पर सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी। क्लियर? बात समझ में आई है ना? ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पूंछ है यहाँ भी पूंछ है, तो लाओ एक बार डी को भी घटा दो, एक ही घटेगा, वो सी ही घट रहा है, देखिए, है ना? सी को चाहे जहां घटा लो भाई, घट तो सी रहा, चाहे डी से घटा लो, चाहे बी से घटा लो, चाहे कुछ लिखो, है ना? वैल्यू तो वही आएगी, केवल एक ही वेक्टर तो रिवर्स है, तो एक ही वेक्टर को दिखाएंगे। ये नहीं कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो जगह नहीं दिखाएंगे, केवल एक जगह। बात पल्ले पड़ी? हाँ, अब हमारे पास कौन सी विधि है, विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड, है ना? इधर लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे पास कौन सी विधि है, विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड, है ना? तो विश्लेषणात्मक विधि में क्या होगा कि हमको जो पैरेललोग्राम हमारी सिचुएशन है, उसी सिचुएशन का हमको पालन करना पड़ेगा, उसी के आधार पर चलेंगे, ठीक पैरेललोग्राम की तरह। हम दो ऐसे सदिश लेंगे जो एक समांतर चतुर्भुज के, है ना, हम वैसे हम लेने को तो हम सीधा वर्ग ले लें, आयत ले लें, आयत ले लें तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बात समझिए, अगर हम आयत ले लें तो विकर्ण क्या होगा, जानते ही हैं, आधार का वर्ग प्लस कर्ण का लंब का वर्ग। विकर्ण क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट में, इतना समझिए। तो आयत बनाना बात वही रहेगी, लेकिन सीखना है तो फिगर थोड़ा वैसा हो कि जिससे वैल्यू को निकाला जाए तो आपको कुछ पता चले। नहीं तो आयत बना दे, आप कहेंगे कोण 90 है, हम यहाँ से क्या लेंगे, कोण हम थीटा लेंगे। नहीं तो अगर हम आयत बनाए, समझिए हमने ये कहा ये बी वेक्टर और ये कहें हम ए वेक्टर, ठीक, तो इनके बीच कोण कितना 90। लेकिन अगर हम ये कहें ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, क्लियर, और इनके बीच कोण थीटा, तो आपके लिए हकीकत में क्या जरूरी है, थीटा प्लेस करें, नहीं तो, है ना। तो इसीलिए हमने वहां क्या मान लिया, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज किस आधार पे, दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि वो एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में रहें, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में रहें। क्लियर, इसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। क्लियर, इन दोनों आसन्न भुजाओं के बीच हम कोण कितना ले लेंगे, थीटा। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का विकर्ण होगा, है ना, जो इसका विकर्ण होगा वो है ना, इन सदिशों का क्या दिखाएगा, योग दिखाएगा। अगर हम ज्यामितीय विधि की बात करते, तो इन दोनों के बीच का जो विकर्ण होगा वो क्या दिखाएगा, इन दोनों का योग दिखाता। लेकिन हम यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि की बात कर रहे हैं, मतलब विश्लेषण करेंगे, चीजों को अलग से फाइंड करेंगे। तो बनाना किस आधार पे, पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इस तरीके से बनाना है, ये ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर। अगर हम यहां पर इस तरीके से बनाएंगे, है ना, ठीक, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका ये वाला विकर्ण होगा, इसे नाम दे दिया आर वेक्टर। विकर्ण कितना, दो सदिश लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, इनकी ये एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के रूप में होंगे, इनके बीच कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो आधार और विकर्ण, ये आधार है, ठीक है, और इनका परिणामी कितना है, परिणामी, चाहे विकर्ण हो चाहे परिणामी। यहां पर हम विकर्ण नहीं कह सकते, कारण क्या, अगर हम विकर्ण कहें तो हम सीधा a प्लस बी कह देंगे। भाई हम अभी ज्यामितीय विधि में किया है ना भाई, विकर्ण किस विधि में होगा, विकर्ण कहाँ होगा, ग्राफ में, ज्यामितीय विधि में। भाई ज्यामिति में तो ग्राफ विकर्ण वगैरह पढ़ते हो, जब ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री में ही तो कर्ण विकर्ण ये सब आधार पढ़ते हैं। समझिए, अगर हम यहाँ पर परिणामी को विकर्ण कहें तो इसका मतलब हम ज्यामितीय विधि से कर रहे हैं। हम किस विधि से कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक विधि से। हमको नहीं पता है कि आर ये क्या है, विकर्ण है, हमको नहीं पता है, हम क्या मान के चलेंगे, हमको ये आर ये नहीं पता, ये क्या है, विकर्ण है। तो परिणामी क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, आधार और आधार, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा। ए आधार क्या, ए वेक्टर, आधार और परिणामी के बीच कोण कितना है, अल्फा। हम क्या मान के चलेंगे, इनके बीच कोण कितना है, अल्फा। क्लियर। अब आप एक चीज पर ध्यान दें कि अगर हम यहां से ये क्या ड्रॉ करें, लंब। क्लियर, हाँ, एक लंब ड्रॉ करें और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिस आधार पर दिए गए हम भी उसी आधार पर दे रहे हैं। इसे ओ कहा गया है ना, क्योंकि समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ी बहुत। इसे ओ, पी, इसे टी, क्यू और यस। इसे आर इसलिए नहीं कहा, आर ये हमने माना है ना, इसलिए नहीं कहा। ओ, पी, टी, क्यू, यस, इतना कहा गया। एक चीज आपको यहाँ ये समझनी पड़ेगी, अगर ये पूरा कोण कितना है, थीटा, तो ये इसका ये कोण कितना होगा, थीटा होगा, जानते हैं ना। ये कोण अगर संगत कोण
ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब आप क्या देखें इसमें, जैसे पहले क्या कहा गया, मतलब हम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसे हम रब कर दें, चाहे हम इधर कर लेते हैं। एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ओ क्यू टी में, है ना, हमने वहां पर ओ टी क्यू माना, एक ही मतलब, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिभुज ओ क्यू टी में, ओ क्यू टी में इतना बड़ा त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में आप ये देखो कि कर्ण क्या है, ओ क्यू, कर्ण क्या है, ओ क्यू। तो कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। दिख रहा है वहां से। अगर ओ क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ओ टी का वर्ग, ओ टी का वर्ग प्लस टी क्यू का वर्ग हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ओ क्यू टी ये वाला त्रिभुज लें तो ओ क्यू क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ टी का वर्ग प्लस टी क्यू का वर्ग। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास समस्या क्या है बताएं, हमारे पास समस्या क्या है। हमारे पास समस्या ये है कि हमको ओ क्यू का मान तो पता है, हमको ओ क्यू का मान तो पता है, हमको दो चीजों के मान नहीं पता। कौन से, ओ से लेकर टी तक और टी से लेकर क्यू तक। अगर हम ओ से लेकर पी तक हमको मान पता ए वेक्टर, अगर हमको पी से लेकर टी तक मान पता चल जाए, पी से लेकर टी तक मान पता चल जाए, पी से टी तक, तो हमारे पास ओ से लेकर टी तक मान पता चल जाएगा। ओटी, हमको ओटी का मान पता है किसी को नहीं, टी क्यू का मान पता है नहीं पता, लेकिन हमको ओ से लेकर टी तक मान पता है। अगर हमको ये और पता चल जाए तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक मान पता चल जाएगा ओटी, और हमको टी से लेकर क्यू तक मान पता चल जाए तो हम दोनों वैल्यू रख लेंगे। तो क्या आप करें, ये अगर बी वेक्टर है, कितना है बी वेक्टर, तो बताएं ये कितना होगा, बी वेक्टर होगा। इस त्रिभुज को उठा दो यहां से, पी टी क्यू। क्लियर, ये एंगल कितना, थीटा। ये भाई लंब डाला था तो ये 90 है, ये बात समझ में आ रही है, ये 90 होगा। हाँ, ये कितना है 90। अगर ये 90 है तो ये कितना है, बी वेक्टर है। ये किसका काम कर रहा है, इधर आधार, ये कर, ठीक है। एक बार साइन थीटा लगाइए, एक बार कॉस थीटा लगाइए और वैल्यू को सीधे याद कर लेना। आधार बराबर क्या होता है और लंब बराबर क्या होता है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है कि कभी आप वो देखोगे डेरिवेशन तो वहां क्या करते हैं, अभी नहीं मतलब आगे मिलेंगे, कि लंब को सीधा लिख देते हैं। जैसे इसका मान क्या दिया गया, लंब की जगह लिख देंगे के साइन थीटा, आधार की जगह लिख देंगे के कॉस थीटा, कुछ भी है ना, उसको उस रूप में थीटा के रूप में लिख देते हैं। आप सोचते हैं ये आता होगा कहीं से, ऐसा होता, तो उस चीज को समझे, शायद कभी गौर ना किया हो लेकिन होता है यहीं से। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्लियर, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। शायद ये करके ना कभी देखा हो, तो लंब हमेशा कितना होगा, कर्ण और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा हो गया। कभी भी लंब लिखना है तो कर्ण के साथ साइन थीटा आपको लिख के देगा। अगर आपको कोई भी कभी डेरिवेशन करवाएगा और उसमें त्रिभुज बन रहा है तो लंब की जगह आपको क्या लिख देगा, और लंब का इस्तेमाल करना है वहां पर, तो परपेंडिकुलर का अगर इस्तेमाल करना है तो जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास परिणामी होगा, भाई यहाँ पर बी वेक्टर परिणामी है, जो हमारे पास परिणामी होगा उसके साथ साइन थीटा लिख देगा। आप सोचो मतलब ऐसा होता है, होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात, साइन थीटा से ही आती है। लंब की वैल्यू हमेशा साइन थीटा के साथ जाएगी, और यहीं से कॉस थीटा बराबर क्या है,
आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कर्ण इंटू कॉस थीटा। आधार हमेशा कॉस थीटा के साथ जाता है। तो आधार की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, कर्ण का मान b और कॉस थीटा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब आधार कितना है, ये pt, तो ये कितना हो गया b कॉस थीटा। अच्छा देखिए उस वाले त्रिभुज से नहीं दिख रहा है, नहीं बात समझ में आ रही भाई। यहाँ पर ये लंब है लंब, ये आधार है। तो आधार हमने कितना निकाला, b cos थीटा, तो ये b cos थीटा हुआ। लंब कितना निकाला, b sin थीटा, तो ये b sin थीटा हुआ, नहीं हुआ। क्लियर, हाँ। तो यहाँ वैल्यू रखो, है ना। अब आपके पास क्या निकल के आ गया होगा बताएं, है ना। यहाँ से अगर हम सीखने की कोशिश करें थोड़ा कि OT बराबर क्या होगा, OP प्लस PT। देखिए O से लेकर T तक मान अगर आपको लिखना है तो O से लेकर P तक, फिर P से लेकर T तक, तो OT का मान क्या होगा, A वेक्टर प्लस B cos थीटा। क्लियर, बात समझ में आई। और TQ का मान तुमको पता है, B sin थीटा। तो OT का मान पता चल गया, TQ का मान पता चल गया, तो कोई समस्या तो बची ही नहीं, कोई समस्या तो बची ही नहीं, है ना। इसे क्या करते हैं, इसे हम इधर रख दिए थे। चलो तुम चलो करें योग, करें वर्ग OQ का मान R है, OQ स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ठीक, OQ स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बराबर OT की जगह कितना, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस TQ का वर्ग, TQ का मान B sin थीटा का वर्ग। स्क्वायर खोले, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर प्लस cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसको ओपन किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। वैल्यू को देखेंगे, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहले हम इसे A स्क्वायर लिख ले रहे हैं। चलिए ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉमन क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस क्या बचा 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर आप R बराबर देखेंगे, R स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, इसकी वैल्यू 1, तो प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक, और हम लोगों ने इसीलिए थीटा लेके चले कि हमको थीटा का इस्तेमाल पता चल जाए। नहीं तो अगर हम यहाँ पर कोण 90 डिग्री ले लेते तो हमको कितना मिलता, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 2AB cos थीटा नहीं मिलता। अब क्या है, अब अगर आप थीटा बराबर 90 रखो, अगर ग्राफ त्रिभुज ये ऐसा होगा, ये A ये B, तो थीटा कितना 90, तो कितना आना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो रखो थीटा बराबर 90, थीटा 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो इतना 0 क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो थीटा वहां रखना जरूरी था ताकि हमको चीजें पता चल जाए। तो परिणामी पता चला कितना होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर है ना, वेक्टर के केस में।
वेक्टर के केस में। अब ये है कि परिणामी की दिशा क्या होगी। ये तो परिणामी की वैल्यू आई, ये क्या आया, वैल्यू आई ना। अब हमारे पास परिणामी जो r है, परिणामी r की दिशा क्या होगी। दिशा मतलब आधार से कितने डिग्री के कोण से जाएगा, यही तो मतलब हो गया, आधार से कितने डिग्री कोण से जाएगा। यानी कि हमको क्या चाहिए, अल्फा। अरे भाई आधार से कितनी डिग्री कोण पे जाएगा, हमको क्या चाहिए, अल्फा। क्या चाहिए, अल्फा। तो अब आप त्रिभुज लगाएं, त्रिभुज ओ क्यू टी में, ठीक है, ओ क्यू टी। हाँ, तो हम त्रिभुज यहां अलग से एक बना दें, इसे ओ, इसे क्यू, इसे टी। ये कितना है, बी साइन थीटा। ये कितना है, ए प्लस बी कॉस। ये है, ये कितना है, बी साइन थीटा। ये कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर। ये एंगल कितना है, अल्फा। देखें वही हमने लिखा, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो आप क्या करें कि वैसे दो तरीके होते हैं, हमने शायद दो तरीके लिखे भी होंगे, है ना, नहीं लिखा है दो तरीके। चलिए कोई बात नहीं, हमने सीधा लिखा है tan अल्फा बराबर, भाई लंब और आधार कहाँ होंगे, tan में, तो tan लगाए। ये नहीं सोच रहा कि tan ही काहे लगाया, क्योंकि लंब और आधार में tan हो सकता है, cot हो सकता है, मन हो जो लगा लो। तो tan लगा लिया, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। कहने का मतलब b साइन थीटा अपान a प्लस b कॉस थीटा। क्लियर। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, b साइन थीटा अपान a प्लस b कॉस थीटा। क्लियर। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये एंगल भी निकल के आ जाएगा कि वो कितने डिग्री के कोण से जाएगा। हमको वहां से अल्फा का मान नहीं निकाल देंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा अपान b प्लस a प्लस b कॉस थीटा। एक बात बता रहे हैं, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, परिणामी और परिणामी की दिशा। तो परिणामी हमेशा कितना होगा, आपको अगर कुछ नहीं पता, आपको दो सदिश दिए गए और कहा ये 30 डिग्री कोण पे जोड़ने, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 हो गया, है ना। तब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि त्रिभुज लगाएं क्या लगाएं। तो मतलब विश्लेषणात्मक विधि में यही फायदा है कि आप किसी भी डिग्री एंगल पे निकाल सकते हो आसानी से। तो ये इसके परिणामी की बात हो गई, है ना, वो परिणामी होगा, परिणामी की दिशा ये होगी। इसके बाद क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों का घटाना, है ना। तो दो सदिशों घटाने के लिए कल करें, वीडियो बहुत हो गया, 38 मिनट 45 हो गया, लगभग 39 मिनट का। तो आज की क्लास के लिए यहीं रखते हैं, है ना, आगे चीजें कल करेंगे। धन्यवाद।